सर्वेभ्यः नमो नमः। अहम मोनिका तालियान। आपको मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में संस्कृत व्याकरण से 3 फोल्डर मिलेंगे। एक फोल्डर में जो आपको मैं संस्कृत की सीबीएसई की और एनसीईआरटी की जो बुकें हैं उनके अनुसार आपको संस्कृत व्याकरण पढ़ाऊंगी। उसकी जो व्याकरण होगी वह आपकी बुक के अनुसार होगी। उससे अलग आपको मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में संस्कृत व्याकरण से एक अन्य फोल्डर मिलेगा। उसमें हम अपनी जो यूपी टेट और सी टेट में आपकी व्याकरण आती है उसकी तैयारी करेंगे। उसमें मैं आपको आपके चैप्टर के अनुसार संस्कृत नहीं पढ़ाऊंगी। उसमें जो मैं आपको संस्कृत पढ़ाऊंगी वह आपको आपके टॉपिक के अनुसार पढ़ाऊंगी। इन दोनों फोल्डर से अलग आपको मेरे चैनल पर इजी ट्रिक के नाम से भी एक संस्कृत व्याकरण का फोल्डर मिलेगा, जिसमें मैंने आपके शब्द रूप और धातु रूप को बहुत ही आसानी से सीखने के लिए कुछ इजी ट्रिक समझाई हुई है। आज की वीडियो में हम अपने उच्चारण स्थान वाले भाग को करेंगे। जो हमारे वर्णों का उच्चारण स्थान है, आज की वीडियो में हम उसके बारे में जानेंगे। इससे पहले वाली वीडियो में आपने अपने वर्णों का ज्ञान प्राप्त किया था, जो आपके स्वर और व्यंजन के रूप में थे। और आपकी जो सबसे पहली वीडियो थी उसमें आपके यूपी टेट और सी टेट का सिलेबस आपको बताया था, और उन दोनों में जो आपका समान टॉपिक है वह आपको अलग से भी लिखकर मैंने बताया था। पहले हम आपके दोनों टेट में जो समान टॉपिक है उनके ऊपर वीडियो बना रहे हैं। बीच बीच में मैं आपकी अन्य जो आपके यूपी टेट के टॉपिक है उनकी वीडियो भी मैं आपके लिए अब लाऊंगी, क्योंकि जितना आपके पास पढ़ने का मटेरियल होगा उतनी ही आसानी से आप अपनी संस्कृत की तैयारी कर सकते हैं। यदि आपके पास घर पर भी आपकी संस्कृत की बुक कोई भी किसी भी कक्षा की रखी हुई है तो आप उसको भी पढ़ते रहिए, क्योंकि आपकी जो एनसीईआरटी या सीबीएसई बोर्ड या यूपी बोर्ड की जो आपकी बुक होती है संस्कृत की, वह आपको पढ़ते रहना चाहिए। वीडियो में भी आपकी मैं संस्कृत की बुक से ही तैयारी करा रही हूँ, लेकिन हर पब्लिशर की आपकी अलग बुक होती है और कोई ना कोई उसमें नई बात आपको पता लगती है। तो आज हम अपने वर्णों के उच्चारण स्थान को देखेंगे। उच्चारण स्थान, वर्णों के उच्चारण के स्थान में आपके जो मुख्य बातें हैं वह आप देख लीजिए। हृदय से निकली हुई प्राणवायु हमारे मुख में उपस्थित ध्वनि यंत्रों, यहाँ पर इन्होंने जो आपके कंठ, तालु, ओष्ठ आदि ध्वनि यंत्र हैं उनके बारे में बताया है, से टकराती है और विभिन्न ध्वनियों की सृष्टि करती है। आप अपने इस वाली 2 लाइनों से ही अपने प्रश्न बना सकते हैं कि आपके जो ध्वनि यंत्र है वह कहाँ पर उपस्थित हैं, तो आप उसका उत्तर दे सकते हैं मुख में उपस्थित हैं। इस प्रकार आप छोटे छोटे प्रश्न बना सकते हैं। जिस स्थान को प्राणवायु स्पर्श करती है वही वर्ण विशेष का उच्चारण स्थान है। कि जिस स्थान को प्राणवायु स्पर्श करती है, जो आपके मुख में यह ध्वनि यंत्र बताए गए हैं, इनमें भी आपकी प्राणवायु जिस स्थान को स्पर्श करती है वही आपके उच्चारण का विशेष स्थान हो जाता है। तो आप इसके लिए कह सकते हैं कि सभी वर्णों का उच्चारण स्थान निश्चित है। उसी स्थान विशेष से उच्चरित वर्ण ही शुद्ध उच्चारण की कुंजी है। यहाँ पर शुद्ध उच्चारण की कुंजी कहने से अर्थ है कि जो वर्ण विशेष, उन्होंने जो आपका वर्ण विशेष का उच्चारण स्थान कहा है वह आपका यही कहा है कि जिन वर्णों का स्थान ने बताया है, यदि हम उससे ही उसका उच्चारण करते हैं तो वह आपका वर्ण शुद्ध होगा, वरना वह आपका अशुद्ध होगा। इसको हम विस्तार से आपके यहाँ पर जो इन्होंने वर्ण का विभाजन दिया है उसमें पढ़ेंगे। वर्णों के उच्चारण स्थान में मुख के आंतरिक अवयव की सहायता ली जाती है। मुख के जिस अवयव से जिस वर्ण का उच्चारण किया जाता है वही उसका उच्चारण स्थान कहलाता है। इन विशेष से ही आपके वर्णों का उच्चारण होता है। आपका ये निम्नलिखित है, यहाँ पर आप इनको समझ लीजिए। अकुहा विसर्जनीय नाम कंठ, जो आपके यहाँ पर इन्होंने सूत्र दिया है अकुहा विसर्जनीय नाम कंठ, इसका आपका इन्होंने यहाँ पर विस्तार भी समझाया है कि आपके इस सूत्र का क्या अर्थ है। इसमें बताया है आपका आ का वर्ग, ह और जो आपका विसर्ग का उच्चारण स्थान है वह आपका कंठ है।
कंठ से इनका उच्चारण स्थान होने के कारण ही इनको कंठीय वर्ण कहते हैं। इसमें आपका एक सीधा ही प्रश्न बनता है। इससे आपका सीधा सीधा प्रश्न बन सकता है कि आपसे जो कंठ से उच्चरित होने वाले वर्ण हैं उनका सूत्र आपसे पूछ लिया जाएगा। जो आपको ऑप्शन में यह वाला सूत्र मिलेगा तो आप इसको सही कर देंगे। आपका अन्य प्रश्न बन सकता है कि आपको यहाँ से कोई भी वर्ण दे दिया जाएगा और आपका उच्चारण स्थान उससे पूछ लिया जाएगा कि इन वर्णों का उच्चारण स्थान क्या है। आपसे सामान्य रूप से कंठीय वर्ण भी पूछे जा सकते हैं। वहाँ पर आपको आपके अन्य जो उच्चारण स्थान वाले वर्ण हैं वो आपके 3 मिलेंगे और एक आपका इसमें से मिलेगा जो आपको अपने कंठीय वर्ण के रूप में छांटना होता है। तो आप इस प्रकार अपनी एक एक लाइन से 2 या 3 प्रश्न बनाकर चलिए। उससे अधिक भी आपके प्रश्न यदि बन सकते हैं तो आप अपने आप उसको बनाकर अपनी नोटबुक में लिखने के बाद अपने स्वयं के ही नोट्स तैयार कर सकते हैं। ईचु यशा नाम तालु, ईचु यशा नाम तालु जो आपका सूत्र है, इसको इन्होंने यहाँ पर अलग से भी समझाया है कि इस सूत्र में आपके ई और आपका चा वर्ग या और शा का जो आपका उच्चारण स्थान है वह आपका तालु है। यह सभी वर्ण आपके तालु होने के कारण इनको तालव्य वर्ण भी कहते हैं। यहाँ भी आपका जैसे हमने इस वाले सूत्र में प्रश्न बनाए थे उसी प्रकार हम यहाँ पर भी बना सकते हैं। जो आपके तालव्य वर्ण है उनका सूत्र क्या है, तो आप यहाँ पर इचु यशा नाम जो आपका यह शब्द है इसको अपने उत्तर में ध्यान रखेंगे। इसमें आपका सूत्र देने के बाद आपसे उसके रूप में भी पूछ सकते हैं कि इसमें आपके कौन कौन से वर्ण आए हैं। उसके लिए आप ध्यान रखिए ई, चा वर्ग, या और शा। तो आपको अलग से भी पूछ सकते हैं कि आपके इनमें से कोई एक वर्ण दे देंगे, शेष जो आपके 3 वर्ण रहेंगे वह आपके अन्य भाग से रहेंगे और आपसे पूछ सकते हैं कि इसमें से आपका तालव्य वर्ण कौन सा है। अलग रूप भी इसका बन सकता है प्रश्न का कि इसमें आपके 3 वर्ण ये वाले रहेंगे और एक आपका अन्य रहेगा और आपसे प्रश्न पूछ सकते हैं कि इसमें से तालव्य वर्ण कौन सा नहीं है। आप इस प्रकार अपने प्रश्न बना सकते हैं। ऋतु रसाणाम मूर्धा, इसका जो इन्होंने विस्तार रूप दिया है वह एक बार समझ लीजिए। री टा वर्ग रा और आपका जो शा का उच्चारण स्थान मूर्धा है, अतः ये मूर्धन्य वर्ण है। आप इनमें से अपने आप प्रश्न बनाइए। जो हमने आपको ऊपर विधि समझाई है उसी प्रकार इसमें से भी आप प्रश्न बना लीजिए कि आपके मूर्धन्य वर्ण कौन से हैं। उसमें आप अपने इन वर्णों को ध्यान रखेंगे। मूर्धन्य वर्ण का सूत्र क्या है उसके लिए आप इसको याद रखेंगे और शेष जो आपके प्रश्न मैंने आपको समझाए हैं उस प्रकार आप इसमें से भी बहुत सारे प्रश्न बनाकर अपने नोट्स में लिख लीजिए। ऋतु लसानाम दंतः, इसमें आपका जो इन्होंने सूत्र दिया है इसको समझ लीजिए। रि ता वर्ग ला और आपका सा का उच्चारण स्थान दंत है, अतः ये दंतीय वर्ण है। आपको आपके प्रश्न अब तक बनाने आ ही गए होंगे तो आप उसके अनुसार अपने प्रश्न बना लीजिए। प्रश्न आपका यहाँ से तीनों ही जो आपके शकार आए हैं इनमें से भी बन जाता है। आपका तीनों ही शकार देने के बाद आपसे कोई भी एक शकार का उच्चारण स्थान पूछ लिया जाता है कि आपका तालव्य शकार कौन सा है, मूर्धन्य शकार कौन सा है और आपका दंत्य शकार कौन सा है। तो आप इनका विशेष ध्यान रखिए। जो आपके ये 3 शकार आए हैं इनको आप विशेष रूप से अलग से प्रश्न बनाकर लिखेंगे। उपधमानीय नाम ओष्ठौ, इस सूत्र का विश्लेषण इन्होंने यहाँ पर दिया है कि उ पावर्ग और आपके उपधीयमानीय जो आपके वर्ण होते हैं वह आपके यहाँ पर इन्होंने दिखाए हुए हैं। इस चिन्ह के साथ आपका पावर्ण और इसी चिन्ह के साथ आपका जो फा वर्ण होता है वह आपका उपधीयमान्य होता है। इनका उच्चारण स्थान आपका ओष्ठ है, अतः ये ओष्ठीय वर्ण है। इनको अलग से भी प्रश्न में पूछ लिया जाता है। 3 वर्ण आपके प्रश्न में अन्य रहेंगे और आपका इस चिन्ह के साथ इन दोनों में से कोई भी एक वर्ण दे दिया जाता है और आपसे पूछ लिया जाएगा कि आपका उपधीयमानीय वर्ण कौन सा है, या फिर आपका उपधीयमानीय जो ये आपके चिन्ह लगे हुए वर्ण है इनको दे दिया जाएगा और आपसे पूछ लिया जाएगा कि आपका ओष्ठीय वर्ण कौन सा है। तो आप अपने उच्चारण स्थान में इस प्रकार अपने हर सूत्र से
4 या 5 क्वेश्चन तैयार कर लीजिए। यम गणना नाम नासिका च, यह आपका सूत्र है। इस सूत्र में आपके हर वर्ग के जो आपका पंचम वर्ण है उनका उच्चारण स्थान इन्होंने नासिका बताया है। न्य, म, न, न और ना का उच्चारण स्थान आपका नासिका, अतः ये अनुनासिक वर्ण है। जब आपके शब्द में इन वर्णों के बाद आपका कोई भी व्यंजन आता है तो यह आपके अनुनासिक वर्ण में परिवर्तित हो जाते हैं। यह आप अपने आगे जो आपका शब्द वाला भाग आएगा उसमें सीखेंगे। इससे भी आप अपने प्रश्न तैयार कर लीजिए। इसमें आपका प्रश्न जो बनेगा वह आपका नासिका स्थान वाले वर्णों के बारे में बनेगा। अन्य जो प्रश्न बन सकता है वह आपका अनुनासिक वर्ण के बारे में भी पूछा जा सकता है। आप इस प्रकार अपने उच्चारण स्थान से अपनी नोटबुक में बहुत सारे प्रश्न नोट करके उनकी तैयारी कर सकते हैं। ए दई तो हो कंठ तालु, यह जो आपका सूत्र है इसमें आपके ए और आई का उच्चारण स्थान आपका कंठ और तालु है। अब तक जो आपने अपने उच्चारण स्थान पढ़े हैं वह आपके एक ही स्थान से प्रयोग होकर आपके स्वर और व्यंजन वहाँ से उच्चारित हो रहे थे, लेकिन यहाँ पर जो आपके 3 अन्य उच्चारण स्थान इन्होंने दिए हैं इसमें आपके 2 उच्चारण स्थान का प्रयोग करके आपके वर्णों का उच्चारण हो रहा है। तो यहाँ पर आपका जो पहला उच्चारण स्थान इन्होंने 2 दिए हैं वह आपका है कंठ और तालु। ए और आई का उच्चारण स्थान आपका कंठ तालु है, अतः ये कंठ तालव्य वर्ण है। यहाँ से आपका प्रश्न बन सकता है कि आपके कंठ तालव्य वर्ण कौन से हैं, तो आप उत्तर देंगे ए और आई। इसको अलग रूप में भी पूछ सकते हैं कि ए या आई दोनों में से आपका एक शब्द लिखा रहेगा कि इनका उच्चारण स्थान कौन सा है, तो आप अपने कंठ तालव्य वाले भाग को अपने उत्तर में लिखेंगे। इनका सूत्र भी आपसे पूछा जा सकता है कि ए दई तो हो, यह आपका किस उच्चारण स्थान के लिए आया हुआ सूत्र है, तो आप उसके लिए कंठ तालु अपने उत्तर में ध्यान रखेंगे। ओ दौ तो हो कंठोष्टम, यह आपका ओ और औ का उच्चारण स्थान कंठ ओष्ठ्य है, अतः ये कंठोष्ठ्य वर्ण है। इसमें भी आप इसी प्रकार प्रश्न बना सकते हैं कि आपके कंठ ओष्ठ्य वर्ण कौन से हैं, ओ और औ। ओ और औ का आपका उच्चारण स्थान क्या है, तो वह आपका कंठोष्टम है। इसके लिए क्या सूत्र है आपका ओ दौ तो हो, यह आपका सूत्र है। वकारस्य दंत ओष्ठम, जो आपका यह सूत्र है उसका इन्होंने अर्थ समझाया है। वा का उच्चारण स्थान दंत ओष्ठ है, अतः ये दंतोष्ठ्य वर्ण है। जो आपका वा वर्ण है वह आपका दंत और ओष्ठ दोनों के मेल से उच्चारित होता है। जब आप अपने वा वर्ण का उच्चारण करते हैं तो आपकी जीवा आपके दंत को स्पर्श करती है और आपके ओष्ठ वा के उच्चारण में सहायक होते हैं। तो आपके वा वर्ण के उच्चारण करने में आपको दंत और ओष्ठ का प्रयोग करना पड़ता है, तो आपका यह वर्ण जो है दंतोष्ठ्य वर्ण है। आप यहाँ से भी अपना प्रश्न बना सकते हैं। आपसे पूछा जा सकता है कि वा का उच्चारण स्थान क्या है, तो आप उत्तर में दंतोष्टम लिख देंगे। वा के लिए जो आपका सूत्र है वह आपका वकारस्य, यह वाला सूत्र है, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। वर्णों के उच्चारण स्थान की तालिका, आप ऐसी ही तालिका स्वयं भी बना सकते हैं। आप अपनी वीडियो को रोककर इस प्रकार यह तालिका पहले बना लीजिए, जिसका आप अपने आप लिखित में अभ्यास करेंगे तो वह आपको और भी आसानी से याद हो जाएगी। इसमें आपका यहाँ पर उच्चारण स्थान आपको जो आपने भी पढ़े हैं वह लिखे हुए हैं। उसमें आपके कौन कौन से स्पर्श व्यंजन वाले वर्ण आते हैं वह लिखे हुए हैं। ये आपके अंतस्थ वर्ण, यह आपके ऊष्म व्यंजन और यह आपका स्वर किसी किसी स्थान पर आपका उच्चरित होता है, यह इन्होंने तालिका में बनाया हुआ है। आप चाहें तो इससे भिन्न भी कोई तालिका अपने अनुसार बना सकते हैं, क्योंकि यदि आप तालिका बनाकर अपने नोट्स तैयार करते हैं तो वह आपको बहुत ही आसानी से याद हो जाते हैं। उच्चारण स्थान जानने के बाद आपका वर्णों के प्रयत्न, यह आपका एक अन्य टॉपिक है, लेकिन यह आपके वर्णों में ही आता है कि आप अपने वर्णों का जो उच्चारण करते हैं उसके लिए आप किस प्रकार प्रयत्न करते हैं, इसको आप समझ लीजिए। वर्णों के उच्चारण में वाक इंद्रिय द्वारा किए जाने वाले यत्न को प्रयत्न कहते हैं। जो आपका वाक इंद्रिय है वह वर्णों को उच्चारण करने के लिए क्या प्रयत्न करती है। जो आपके वर्ण होते हैं उनको उच्चरित करने से पहले आपकी जो वाक इंद्रिय है वह किस प्रकार आपका
प्रयत्न करती है वह आपको यहाँ पर बताया है। प्रयत्नों के भेद, प्रयत्न के आपके भेद हैं। प्रयत्न दो प्रकार के होते हैं, अभ्यंतर प्रयत्न और बाह्य प्रयत्न। अभ्यंतर प्रयत्न कहने से अर्थ है जो आप अपने वर्णों को उच्चारित करने से पूर्व जो आपके अंदर होने वाला प्रयत्न है वह आपका अभ्यंतर प्रयत्न में आता है। और जो आपका बाह्य प्रयत्न है उसमें आप अपने वर्णों के उच्चारण के लिए जो आप बाह्य प्रयत्न करते हैं वह आपका बाह्य प्रयत्न में आता है। अभ्यंतर प्रयत्न देख लीजिए। मैं आपका अभ्यंतर प्रयत्न जो है पहले आप उसको देख लीजिए। वर्णों के उच्चारण से पहले जो क्रिया होती है वह अभ्यंतर प्रयत्न कहलाती है। यहाँ पर कहने से अर्थ है कि वर्णों के उच्चारण से पहले तो आपके वर्ण किसी को सुनाई देते हैं या आप उनको उच्चारित करते हैं तो उससे पहले भी आपके वर्णों के लिए कोई ना कोई क्रिया होनी शुरू हो जाती है। और वह जो आपकी क्रिया होती है वह क्रिया आपके अंदर ही कहीं ना कहीं शुरू होती है, तो वह आपकी अभ्यंतर प्रयत्न कहलाती है। अभ्यंतर प्रयत्न के चार भेद हैं। वह आपके स्पृष्ट, ईषत् स्पृष्ट, विवर्त, ईषद् विवर्त। ये आपका स्पृष्ट जो आपका पहला भेद है उसको आप समझ लीजिए। जिन वर्णों के उच्चारण से पूर्व जिह्वा, जिह्वा को आप जानते हैं, जीभ भी कहते हैं, मुख के किसी भाग को छूती है उन वर्णों का स्पृष्ट प्रयत्न होता है। का से माँ तक 25 वर्ण जो है आपके वह स्पृष्ट वर्ण कहलाते हैं। इसमें आपके जो वर्ण आएंगे वह आपके जो स्पर्श वर्ण है वही आपके स्पृष्ट वाले भाग में आएंगे, क्योंकि उनको उच्चारित करने से पहले जीवा जो जीभ होती है हमारे मुख के किसी न किसी भाग को स्पर्श करती है। उसके बाद आपकी वायु हमारे मुख से बाहर निकलकर उस ध्वनि को प्रदर्शित करती है। जैसा मैंने आपको अभी समझाया कि आपका जो स्पृष्ट प्रयत्न है वह आपके वाग इंद्रिय के किसी भाग को स्पर्श करती है। जो आपकी जीवा होती है उसमें आपके जो स्पर्श व्यंजन है वह आपके का से माँ तक आपके स्पृष्ट प्रयत्न में ही आएंगे। ईषत् स्पृष्ट, इसको भी आप समझ लीजिए। ईषत् का अर्थ है हल्का, यानी कि थोड़ा। जिन वर्णों के उच्चारण से पूर्व जीवा मुख के किसी भाग को हल्का सा छूती है उन वर्णों का ईषत् पृष्ठ प्रयत्न होता है। जो आपके अंतस्थ वर्ण है अर्थात य र ल व का ईषित स्पष्ट प्रयत्न है। जो आपका ईषित स्पष्ट वाला अभ्यंतर प्रयत्न वाला भाग है उसमें आपके जो आपके अंतस्थ वर्ण होते हैं वह आते हैं, जो है आपके य र ल व। जब आप इनका उच्चारण करेंगे तो आपकी जो जीवा है वह मुख के किसी न किसी भाग को हल्का सा छूती है, तब आपके इन वर्णों का उच्चारण होता है। और जब आपका वह वर्ण उच्चारित होता है तो हम उसको ईषित स्पृष्ट कहते हैं। आप अपने स्पृष्ट और ईषित स्पृष्ट से भी प्रश्न बना सकते हैं। प्रश्न बनाने का तरीका आप अब तक सीख ही चुके हैं। ईषित स्पष्ट वाले भाग से एक वर्ण ले लेंगे तो आपका प्रश्न बन जाएगा कि इसमें से आपका ईषित स्पष्ट कौन सा है, होना या नहीं होना, इस प्रकार प्रश्न बना सकते हैं। विवर्त, विवर्त में जो आपका अभ्यंतर प्रयत्न है उसको भी आप समझ लीजिए। जिन वर्णों के उच्चारण से पूर्व मुख पूर्णतया खुलता है उनका विवर्त प्रयत्न होता है। सभी स्वरों का विवर्त प्रयत्न होता है। यहाँ पर आपके जो सभी स्वर हैं उनमें आपके मुख का पूर्णतया खुलना बताया गया है, वही आपका विवर्त अभ्यंतर प्रयत्न है। ईषद् विवर्त, ईषद् विवर्त में आपका जिन वर्णों के उच्चारण से पहले मुख थोड़ा सा खुलता है पूर्णतया नहीं खुलता उन वर्णों का ईषद् विवर्त प्रयत्न होता है। ऊष्म वर्ण जो आपके ऊष्म वर्ण होते हैं वह आपके ईषद् विवर्त वाले अभ्यंतर प्रयत्न में आते हैं। ये आपके हैं श, स, स और ह का ईषद् विवर्त प्रयत्न होता है। प्रश्न आप अपना बना सकते हैं। अपने अभ्यंतर प्रश्न से ही आप अपने 10 या 15 प्रश्न निकाल सकते हैं, जिनमें आपके भिन्न भिन्न प्रकार के प्रश्न होंगे। 4 या 5 प्रश्न तो आपके सीधे ही बन जाएंगे कि ईषद् स्पष्ट कौन सा वर्ण है, विवर्त वर्ण कौन से होते हैं, ईषद् विवर्त आपके कौन से होते हैं, स्पृष्ट आपके वर्ण कौन से होते हैं। आपके इस प्रकार बहुत सारे प्रश्न बन जाएंगे। आप अपने सारे प्रश्न बनाकर स्वयं के नोट्स तैयार कीजिए। बाह्य प्रयत्न है आपका
अब तक जो आपने प्रयत्न पढ़े हैं वह आपके अभ्यंतर प्रयत्न थे, कि आप अपने वर्णों के उच्चारण से पहले जो आपके अंदर प्रयत्न करते हैं वह आपके इन्होंने यहाँ पर समझाए हैं। अब आपके बाह्य प्रयत्न है। वर्णों के उच्चारण के अंत में जो प्रयत्न होता है उसे बाह्य प्रयत्न कहा जाता है। वर्णों के अंत में कहने से अर्थ है कि जब आपका वर्ण उच्चरित हो रहा होता है तो उस समय जो आप प्रयत्न करते हैं वह आपके बाह्य प्रयत्न में आता है। बाह्य प्रयत्न को इन्होंने दो भागों में बांटा है। एक है आपका नाद के आधार पर बाह्य प्रयत्न और दूसरा है आपका श्वास के आधार पर बाह्य प्रयत्न। पहले हम अपने नाद के आधार पर बाह्य प्रयत्न को देख लेते हैं। नाद का जो अर्थ होता है वह आपकी ध्वनि क्रिया के आधार पर बाह्य प्रयत्न दो प्रकार के होते हैं। नाद का जो अर्थ होता है वह होता है आपका ध्वनि। यहाँ पर इन्होंने आपके नाद के आधार पर जो बाह्य प्रयत्न है उनको भी दो भागों में विभाजित किया है। वह आपके हैं घोष और अघोष। घोष को समझ लीजिए, जिन वर्णों को बोलते हुए नाद का प्रयोग होता है। नाद से जो आपका कहने का अर्थ है वह ध्वनि से होता है, उनका घोष प्रयत्न माना जाता है। घोष वर्ण ये है। यहाँ पर आपके घोष वर्ण इन्होंने समझाए हैं। सभी स्वर वर्णों के तीसरे, चौथे, पांचवें वर्ण तथा य, र, ल, व, ह वर्ण। यहाँ पर आपका वर्णों के तीसरे, चौथे, पांचवें वर्ण से कहने का अर्थ है कि जो आपके स्पर्श व्यंजन में आपके वर्गों में विभाजित किए हुए वर्ण हैं उनमें से आपके तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण आपका घोष वर्ण होता है। आपका दूसरा वाला जो भाग है वह है आपका अघोष वर्ण, जिन वर्णों का उच्चारण करते हुए नाद का प्रयोग नहीं होता उनका अघोष प्रयत्न होता है। अघोष वर्ण है आपके वर्गों के प्रथम एवं द्वितीय वर्ण और श, स, स जो है आपके वह आपके अघोष वर्ण में आते हैं। इनको मैंने आपको समझाने के लिए एक छोटी सी इजी ट्रिक भी यहाँ पर लिखी हुई है कि घोष 345 के बीच में है। यहाँ पर इनको मैंने अंडरलाइन किया हुआ है। जो आपके इस ट्रिक में मुख्य बातें हैं उनसे आप अपने घोष वाले वर्णों को पहचान जाएंगे कि जो आपके घोष हैं, घोष से सीधा सीधा अर्थ है आपका नाद या ध्वनि से। 345 से जो आपका वर्ण यहाँ पर इन्होंने दिए हैं वह मैंने आपको यहाँ पर संख्या में लिखे हुए हैं कि तीसरा, चौथा और आपका पांचवा वर्ण जो है वह आपका 345 के रूप में लिखा है। बीच में जो आपका कहने का अर्थ है जो आपके यह अंतस्थ वाले वर्ण है यह आपके बीच में होते हैं, क्योंकि इनसे ऊपर आपके स्पर्श व्यंजन होते हैं और इनसे नीचे आपके ऊष्म व्यंजन होते हैं। यह आपके बीच वाले यानी कि अंतस्थ वर्ण है। और आपका ह जो ये मैंने आपका यहाँ पर है लिया है ये आपका हा वर्ण है। आप इसको समझ लीजिए। आप अपनी छोटी सी इजी ट्रिक से अपने घोष वाले भाग को बहुत ही आसानी से करना सीख सकते हैं। आप ऐसी ट्रिक अपने आप भी बना सकते हैं अपनी वर्णमाला के अनुसार। यहाँ पर जैसे आपका घोष है इसके लिए भी मैंने आपका यहाँ पर इजी ट्रिक ली है कि 12 शहर। 12 शहर से आपका अर्थ है जो आपके वर्गों में प्रथम और द्वितीय वर्ण है वह आपका मैंने 1 और 2 करके 12 बना दिया है। और शहर से आपका जो आपके शकार हैं तीनों ही वह आपके शहर के रूप में आप अपना समझने के लिए लिख सकते हैं। अघोष से आप अपना कुछ भी ट्रिक बना सकते हैं कि 12 शहर में शोर नहीं है या 12 शहर में ध्वनि नहीं है। आप अपनी कुछ भी इजी ट्रिक बना सकते हैं। इसमें आपके जो प्रश्न बनेंगे वह आपके घोष और अघोष पर आधारित प्रश्न बनेंगे। जैसे आपके जो 3 वर्ण हैं वह आपके अघोष के दे देंगे और आपका एक उसमें अघोष दे देंगे और आपसे पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सा अघोष नहीं है। या आपके 3 वर्ण आपको अघोष दे देंगे, एक आपका घोष रहेगा, तो आपसे पूछ सकते हैं कि इसमें आपका कौन सा घोष वर्ण है। इस प्रकार आपके प्रश्न आप बनाना सीख ही चुके हैं। आप अपने आप भी अपने प्रश्न बना सकते हैं। बाह्य प्रयत्न में आपने अभी अपने जो आपके नाद के आधार पर बाह्य प्रयत्न थे उनको समझा है। अब आप अपने श्वास के आधार पर बाह्य प्रयत्न समझ लीजिए।
श्वास के आधार पर बाह्य प्रयत्न के दो भेद हैं, वह आपके हैं अल्प प्राण और महाप्राण। जैसे आपने अभी नाद के आधार पर समझा कि जिन वर्णों में आपके ध्वनि होती है वह आपके घोष कहलाते हैं, और जिन वर्णों में आपकी ध्वनि नहीं होती वह आपके अघोष कहलाते हैं। उसी प्रकार है आपके अल्प प्राण और महाप्राण। अल्प प्राण को समझ लीजिए, जिन वर्णों के उच्चारण में थोड़ा श्वास लगे वे अल्प प्राण परिवर्तन वाले वर्ण कहलाते हैं। अल्प प्राण वर्ण ये हैं सभी स्वर वर्णों के प्रथम, तृतीय, पंचम वर्ण और आपके य, र, ल, व, यह आपके अल्प प्राण इन्होंने बताए हैं। इसको मैंने इजी ट्रिक में समझाने के लिए यहाँ पर आपका लिखा हुआ है 135 के बीच में थोड़ी श्वास मिल रही है, सभी के स्वर ठीक हैं। तो आप अपने इस वाले लाइन से अपने अल्प प्राण को याद कर सकते हैं। 135 जो आपकी संख्या लिखी है वह मैंने आपके वर्गों के प्रथम, तृतीय और जो आपका पंचम वर्ण है उससे ली है। बीच को आप जानते ही हैं क्योंकि मैंने आपके पहले भी है समझाया है कि जो आपके अंतस्थ वाले वर्ण है वह आपके बीच में होते हैं। थोड़ी श्वास मिल रही है, थोड़ी श्वास कहने से अर्थ है कि आपकी जो यह थोड़ी श्वास की उसमें थोड़ी श्वास लगती है, तो वह मैंने यहाँ पर इजी ट्रिक में लिखी है। और आपका यहाँ पे जो ये लिखा है सभी के स्वर ठीक है, तो आप अपने स्वर वाले शब्द से समझ जाएंगे कि इसमें आपके सभी स्वर आते हैं। यहाँ आपका महाप्राण है, महाप्राण को समझ लीजिए, जिन वर्णों को बोलते हुए अधिक श्वास या सांस का प्रयोग होता है वे महाप्राण कहलाते हैं। महाप्राण वर्ण ये हैं वर्गों के द्वितीय, चतुर्थ वर्ण और आपका श, स और ह। इसके लिए भी मैंने आपकी एक लाइन इजी ट्रिक की लिखी हुई है। 24 गर्मी में अधिक श्वास ले रहे हैं। 24 को आप जानते ही हैं कि हर वर्ग का जो आपका द्वितीय और चतुर्थ वर्ण है वह आपका मैंने यहाँ पर संख्या के रूप में लिखा है। गर्मी से आपका जो आपके ऊष्म व्यंजन है वह आपके गर्म होते हैं, तो आप अपने गर्म से ऊष्म व्यंजन का संकेत प्राप्त कर लेंगे। अधिक श्वास ले रहे हैं, अधिक श्वास से आपका यहाँ पर जो इन्होंने लिखा हुआ है कि जिन वर्णों के बोलते समय अधिक श्वास का प्रयोग होता है, तो आप यहाँ से अपने महाप्राण को समझ जाएंगे। तो आप अपनी ऐसी छोटी छोटी ट्रिक से भी अपने अल्प प्राण और महाप्राण को समझ सकते हैं। इससे अलग भी आप अपनी स्वयं की कोई लाइन बनाकर अपनी इजी ट्रिक के रूप में अपने अल्प प्राण, महाप्राण, घोष, अघोष इनको समझ सकते हैं। यहाँ पर आपके बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। प्रश्न बनाना आपको आता ही है, आप स्वयं बनाइए और अपने नोट्स स्वयं के तैयार कीजिए। आपके जो प्रयत्न वाले भाग है उसमें आपकी इन्होंने यहाँ पर प्रयत्न तालिका के रूप से एक तालिका बनाई हुई है। इसमें आपके अभ्यंतर प्रयत्न के रूप में जो आपके प्रयत्न है वह आपको यहाँ पर दिखाए हुए हैं। यह आपके वर्गों के जो आपके वर्ण होते हैं वह लिखे हुए हैं। यह आपके अंतस्थ, ये आपके स्वर और ये आपके ऊष्म वर्ण है। यहाँ पर आपके बाह्य प्रयत्न को इन्होंने यहाँ पर दर्शाया है, और यह आपके घोष, अघोष के रूप में जो आपका बाह्य प्रयत्न के भाग हैं उनको इन्होंने यहाँ पर बताया है। यह तालिका इन्होंने बनाई हुई है, लेकिन इसको आप अपने हाथों से बनाएंगे तो यह आपको और भी अच्छी प्रकार से याद हो जाएगी, क्योंकि इसको बनाने से आप अपनी एक से ज़्यादा इंद्रियों का प्रयोग करेंगे। जब आप अपनी अधिक इंद्रियों का प्रयोग करते हैं तो वह आपको ज़्यादा समय तक याद रहती है। जैसे कोई आपकी फिल्म है, यदि हम उसको एक बार देख लेते हैं तो वह बहुत समय तक हमें याद रहती है। क्यों याद रहती है, इसको आप समझ सकते हैं कि उसमें आप अपनी एक से अधिक इंद्रियों का प्रयोग करते हैं। आपको दिखाने के लिए मैंने आपकी ऐसी ही एक तालिका कल भी आपको इससे पहले वाली वीडियो में समझाई थी कि आप अपने इस प्रकार की तालिका बना सकते हैं। आप उसी प्रकार की एक तालिका और बना लीजिए। यह मेरी वही तालिका है। इसमें मैंने आपके आज वाले भाग को ऐड कर दिया है आपको समझाने के लिए कि जो ये आपके स्वर हैं, इसमें आपके जो दोनों स्वर होते हैं वह आपके किस रूप में होते हैं, विवर्त, अल्पप्राण और आपके घोष में यह आते हैं। यह आपका व्यंजन वाला भाग है। इसमें आपका जो पहले दो वर्ण के भाग होते हैं वह आपके अघोष में रखे हैं, और जो आपके अंतिम 3 वर्ण हैं वह आपके घोष में रखे हैं। यहाँ पर आपके सभी जो स्पर्श व्यंजन है 25 वह आपके स्पृष्ट में आते हैं। यह आपके अंतस्थ में
ईसत स्पृष्ट, अल्पप्राण और आपके घोष के अंतर्गत आते हैं। यहाँ पे जो आपका ऊष्म वाला भाग है इसमें आपका ईसद विवर्त, महाप्राण और आपका अघोष वाला आता है। आप अपने वर्णमाला को इस रूप में भी बनाकर तैयार कर सकते हैं। आप जितनी मेहनत स्वयं करेंगे उतने ही आप अच्छी तैयारी करेंगे। सभी यूट्यूबर आपकी केवल सहायता कर सकते हैं, तैयारी आपको ही करनी है। मिलते हैं अगली वीडियो में। सर्वेभ्य नमो नमः।